चलिए अब रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की ओर। पहली बार बिजली से दौड़ेगी बसें। अगले 6 साल में बनेगा दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय तैयारी भी कर रहा है। देश का पहला विद्युत चालित हाईवे बनाने की दिशा में तैयारी की जा रही है। इन रास्तों पर चलने वाली बसों की रफ्तार 100 किलोमीटर की होगी। न बैटरी और न ही चार्जिंग की जरूरत होगी। ट्रेन मेट्रो की तर्ज पर ये बसें चलेंगी। मौजूदा समय में जर्मनी, स्वीडन समेत कई यूरोपीय देशों में ये चल रही हैं और ऐसी ही कुछ कोशिश और पहल भारत में भी करने की तैयारी है। पहली बार बिजली से बसें दौड़ेंगी। अगले 6 साल में बनेगा दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय इसकी पूरी तैयारियों में जुटा है। देश का पहला विद्युत चालित हाईवे बनाने की दिशा में तैयारी भी चल रही है। इन रास्तों पर चलने वाली बसों की रफ्तार 100 किलोमीटर तक की होगी। न बैटरी और न ही चार्जिंग की इन्हें जरूरत होगी। ट्रेन मेट्रो की तर्ज पर ही ये बसें भी चलेंगी। मौजूदा समय की बात की जाए तो जर्मनी और स्वीडन ये ऐसे देश हैं। इसके अलावा कई यूरोपीय देश भी ऐसे हैं जहां इस तरह की बसें पहले से ही चल रही हैं। सीए के कोर्स में बदलाव। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बदलाव किए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्सा से किए गए हैं बदलाव। अब सीए कोर्स 3.5 साल में पूरा होगा। अभी तक 4.5 साल से 5 साल तक का समय लगता था। सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन 4 साल ही वैध होगा। फाउंडेशन में 2 विषय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्ट, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज हटा दिए गए हैं। तो कोर्स में बदलाव का क्या कुछ प्रभाव देखा जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सीए के कोर्स में बदलाव किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ये बदलाव किए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किए गए हैं ये बड़े बदलाव। अब सीए कोर्स 3.5 साल में पूरा होगा। पहले जहां ये 4 साल से लेकर के 5 साल तक का समय लगता था, सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन 4 साल तक ही वैध होगा। फाउंडेशन में 2 विषय जिनका नाम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड रिपोर्ट, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है, इन्हें हटा दिया गया। और प्रदेश में जुलाई में कमजोर रहेगा मानसून। मई जून में जमकर बदरा बरस चुके हैं, लेकिन मानसून के पीक टाइम जुलाई में ये बादल कम बरसेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में कमजोर होगा मानसून। पारा भी 40 डिग्री से अधिक रहने का अनुमान है। दिन रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने से गर्मी सताएगी। जून में चक्रवात और प्री मानसून से 129% बारिश ज्यादा होगी। जुलाई में मानसून पर पड़ेगा अल नीनो का इफेक्ट और मौसम विभाग लगातार अल नीनो की बात करता है। अल नीनो के प्रभाव से बारिश में कमी देखी जाती है और क्योंकि लगातार मई जून में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए बारिश का दौर जारी रहा, वहीं जुलाई में मानसून कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। मई जून में जमकर बदरा बरसे हैं, लेकिन मानसून के पीक टाइम जिसे जुलाई माना जाता है, कम बादल बरसे। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में कमजोर रहेगा मानसून। पारा भी 40 डिग्री से अधिक रहेगा। दिन रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने से गर्मी सताएगी। चक्रवात जून में और प्री मानसून से 129% बारिश ज्यादा हो चुकी है। जुलाई में मानसून पर अल नीनो का इफेक्ट देखा जाएगा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट का पतन। इस साल वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा वेस्ट इंडीज। शुरुआती 2 वर्ल्ड कप यानी 1975, 1979 का खिताब विंडीज के नाम, लेकिन अब गर्त में जा चुका है वेस्ट इंडीज का क्रिकेट। शनिवार को क्वालिफायर मुकाबले स्कॉटलैंड जैसी नौसिखी टीम ने हरा दिया, जिसकी वजह से भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में नहीं दिखेगी वेस्ट इंडीज की। 48 साल के इतिहास में पहली बार होगा जब विंडीज वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। एक जमाने में गैरी सॉबर्स, क्लाइव लॉयड, एंडी रॉबर्ट्स, कर्टली एम्ब्रॉस, हॉल्डिंग वॉल्श, विवियन रिचर्ड्स, लारा जैसे खिलाड़ी पसीने छुड़ा दिया करते थे। अब पॉलिटिक्स और T20 लीग ने विंडीज क्रिकेट सिस्टम को बना दिया है खोखला। दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर भी इस पर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि नाम हम लगातार बता रहे थे आपको, एक के बाद एक कई दिग्गज आते हैं एक जमाने में जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया सभी को। इनको देख करके कई युवा भी पहुंचे क्रिकेट में, लेकिन अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट का पतन हो रहा है। इस साल
वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा वेस्टइंडीज। शुरुआती 2 वर्ल्ड कप यानी कि 1975 का और इसके बाद 1979 का खिताब वेस्टइंडीज ने अपने नाम किया था, लेकिन अब गर्त में जा चुका है वेस्टइंडीज क्रिकेट। शनिवार को क्वालिफायर मुकाबला हुआ था जिसमें स्कॉटलैंड जैसी नौसिखी टीम ने वेस्टइंडीज को हरा दिया। इसकी वजह से अब भारत में इस साल ही जो वर्ल्ड कप होने वाला है इसमें वेस्टइंडीज की टीम नहीं दिखाई दी। 48 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब विंडीज वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। एक जमाने में गैरी सॉबर्स, क्लाइव लॉयड, एंडी रॉबर्ट्स, कर्टली एम्ब्रॉस, होल्डिंग, वॉल्श, विवियन, रिचर्ड्स, लारा जैसे खिलाड़ी पसीने छुड़ा दिया करते। अब पॉलिटिक्स और T20 लीग ने वेस्टइंडीज क्रिकेट सिस्टम को खोखला कर दिया। दुनिया भर के दिग्गज इस पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। यूसीसी को लेकर भाजपा की तैयारी, समर्थन हासिल करने सभी लोकसभा सीटों तक पहुंचेगी भाजपा। आपत्ति और शंकाओं को दूर करने की भी कोशिश रहेगी। राष्ट्रीय और स्थानीय दलों के नेताओं से भी 1-to-1 मुलाकात का कार्यक्रम है। भाजपा मुख्यालय में कल यूसीसी मुद्दे पर भी चर्चा हुई है और गृह मंत्री अमित शाह जब राजस्थान पहुंचे थे उन्होंने साफ अपने बयानों में कहा था, जो संबोधन था, कि तैयारी न सिर्फ 2023 विधानसभा चुनाव की है बल्कि लक्ष्य 2024 भी। और यूसीसी को लेकर भाजपा की तैयारी है, समर्थन हासिल करने सभी लोकसभा सीटों तक पहुंचेगी भाजपा। आपत्ति और शंकाओं को दूर करने की कोशिश भी भाजपा की रहेगी। राष्ट्रीय और स्थानीय दलों के नेताओं से भी 1-to-1 मुलाकात का कार्यक्रम। भाजपा मुख्यालय में कल यूसीसी मुद्दे पर भी इसको लेकर के चर्चा हुई। पाकिस्तान की जेलों में बंद 308 कैदी, इनमें 42 नागरिक और 266 मछुआरे शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से सौंपी सूची में जानकारी भी सामने आई है। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई सूची करनी होती है आदान प्रदान। भारत की ओर से भी पाकिस्तान को सूची सौंपी गई है। सूची के मुताबिक पाकिस्तान के 417 लोग भारतीय जेलों में बंद हैं। इनमें से 343 नागरिक जबकि बाकी मछुआरे हैं। और सूची के आदान प्रदान के दौरान ये तमाम आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि हर साल इस तरह से आदान प्रदान किया जाता है। पाकिस्तान की जेलों में 308 कैदी बंद हैं। इनमें 42 तो नागरिक हैं जबकि 266 मछुआरे भी शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से सौंपी सूची में जानकारी सामने आई है। हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को सूची का आदान प्रदान करना होता है, यानी कि साल में 2 बार। भारत की ओर से भी पाकिस्तान को सौंपी गई है सूची। सूची के मुताबिक पाकिस्तान के 417 लोग भारतीय जेलों में बंद हैं। इनमें 343 नागरिक हैं जबकि बाकी मछुआरे। पंजाब केसरी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का लेख, कहा, भारत के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंध क्यों चाहता है अमेरिका। अमेरिका ने 2022 में विश्व के सैन्य खर्च का 39% खर्च किया। चीन ने 13%, रूस ने 3.9%, भारत ने 3.6%, वहीं सऊदी अरब ने 3.3%, यूके ने 3.1% खर्च किया। अमेरिकी रक्षा विभाग के पास 2023 के लिए 2.01 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बजट आवंटित है, यानी अमेरिका रक्षा पर चीन की तुलना में 10 गुना अधिक खर्चा करता है। अमेरिका भारत के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंध क्यों चाहता है? कारण पूरी तरह रणनीतिक है। 21वीं सदी में भारत रक्षा ढांचे और रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर सकता है। भारत का रक्षा स्वदेशीकरण कार्यक्रम अभी भी प्रारंभिक अवस्था में। और ये बड़ी बात उन्होंने अपने लेख में कही, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके दौरे पर पहुंचे थे और अब उन्होंने ये तमाम बड़े सवाल अपने लेख में लिखे हैं। पंजाब केसरी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का लेख है। कहा है लेख में, अपने भारत के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंध आखिरकार अमेरिका क्यों चाहता है, क्या प्लानिंग चल रही है। अमेरिका ने 2022 में विश्व के सैन्य खर्च का 39% खर्च किया था, जबकि चीन ने 13%, रूस ने 3.9%, भारत ने 3.6%, सऊदी अरब ने 3.3%, यूके 3.1% खर्च किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के पास 2023 के लिए 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बजट आवंटित, यानी तुलना अगर की जाए तो अमेरिकी रक्षा पर चीन की तुलना में 10 गुना।
और सीधे रुख करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की ओर। तो अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत संधू का इंटरव्यू। कहा, भारत अमेरिका समझौते का जल्द जमीन पर नजर आएंगे। असर भारत में बढ़ेगा अमेरिकी निवेश भी। अमेरिका यात्रा में पीएम द्वारा किए समझौते के परिणाम जल्द ग्राउंड पर भी देखे जाएंगे। इससे दोनों देशों के नागरिकों को भी सीधे फायदा पहुंचेगा। भारतीय छात्र घरेलू कॉलेजों में ही विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही तकनीक के आदान प्रदान से भारत में अमेरिका निवेश भी बढ़ाएगा। पीएम के दौरे में दोनों देशों के मध्य कड़ी के तौर पर काम करते हैं तरणजीत। इंटरनेशनल रिलेशन पर तरणजीत का 30 साल का अनुभव है और जब उन्होंने ये बात कही तो इस बात के मायने भी खास निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जल्दी इसका परिणाम दिखाई देगा। राजदूत तरणजीत संधू का इंटरव्यू सामने आया है। अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। कहा, भारत अमेरिका समझौतों का जल्द जमीन पर असर देखा जाएगा। असर भारत में बढ़ेगा, अमेरिकी निवेश भी। अमेरिका यात्रा में पीएम द्वारा किए समझौते के परिणाम जल्द ग्राउंड पर आएंगे। इससे दोनों देशों के नागरिकों को भी सीधे लाभ पहुंचेगा। भारतीय छात्र घरेलू कॉलेजों में ही विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही तकनीक के आदान प्रदान से भारत में अमेरिकी निवेश भी बढ़ जाएगा। पीएम के दौरे में दोनों देशों के मध्य कड़ी के तौर पर काम करते हैं तरणजीत। इंटरनेशनल रिलेशन पर तरणजीत का 30 साल का अनुभव। 2024 के लिए अखिलेश ने विकसित किया है नया फॉर्मूला। यूपी की 80 सीटों पर 50:3 फॉर्मूला, यानी सपा 50, कांग्रेस व अन्य 30। अखिलेश लोकसभा चुनाव कांग्रेस अन्य के साथ मिलकर ही लड़ने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी को भी अखिलेश मना रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी आ सकते हैं अखिलेश के साथ। भाजपा केंद्रीय मंत्रियों पर भी दांव लगा सकती है। पीयूष गोयल, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो विपक्षी एकजुटता की तस्वीर क्या विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे सकती है, देखने लायक रहेगा। लेकिन यहाँ बात 2024 के लिए अखिलेश ने नया फॉर्मूला किया है। यूपी की 80 सीटों पर 50:30 फॉर्मूला, यानी सपा 50, कांग्रेस व अन्य 30। अखिलेश लोकसभा चुनाव कांग्रेस अन्य के साथ मिलकर ही लड़ने वाले हैं। सूत्र के मुताबिक जयंत चौधरी को भी अखिलेश मना रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी अब साथ आ सकते हैं। अखिलेश के साथ ही भाजपा केंद्रीय मंत्रियों पर भी दांव लगा सकती है। पीयूष गोयल, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव अब लड़ाया जा सकता है। पत्थरबाजों के निशाने पर फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस। कर्नाटक में फिर फेंके गए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर। बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच चलने वाली ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। 28 जून को ही शुरू किया गया था इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को। पत्थर लगने से ट्रेन की खिड़की के शीशों को भी हल्का नुकसान हो गया। देवनागरी रेलवे स्टेशन के समीप पत्थरबाजी की घटना हुई। कर्नाटक में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की ये तीसरी घटना है। रेलवे ने केस दर्ज कर अब जांच भी शुरू कर दी और महज 3 दिन के भीतर 28 जून को इसकी शुरुआत हुई और फिर ये बड़ी घटना। पत्थरबाजों के निशाने पर वंदे भारत एक्सप्रेस आई है। कर्नाटक में फिर फेंके गए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर। बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच चलने वाली ट्रेन पर ये पत्थर फेंके गए हैं। 28 जून को ही शुरू किया गया था इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को। पत्थर लगने से ट्रेन की खिड़की के शीशों को भी नुकसान हुआ है। देवनागरी स्टेशन के समीप पत्थरबाजी की घटना हुई है। कर्नाटक में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की तीसरी घटना है। रेलवे ने केस दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी। गृहमंत्री अमित शाह से मिला टिपरा मोथा का प्रतिनिधिमंडल। ग्रेटर टिपरालैंड के मुद्दे पर चर्चा की गई। त्रिपुरा का मुख्य विपक्षी दल है टिपरा मोथा। टिपरा मोथा प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर टिपरालैंड की मांग का संवैधानिक समाधान करने का अनुरोध किया है। शाह से मुलाकात के बाद टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा ने कहा है, हमारा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। ग्रेटर टिपरालैंड की स्थापना हमारी मांग है, संवैधानिक समाधान हो। और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव जब हाल ही में हुए तो फिर इसके बाद अब प्रतिनिधिमंडल
गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचा है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड के मुद्दे पर चर्चा की गई है। त्रिपुरा का मुख्य विपक्षी दल है टिप्रामोथा। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग का संवैधानिक समाधान करने का अनुरोध अमित शाह से मुलाकात के बाद किया और शाह से मुलाकात के बाद टिप्रामोथा के प्रमुख पदोथ किशोर माणिक्य देव वर्मा ने कहा है, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड की स्थापना की हमारी मांग है। संवैधानिक समाधान होना चाहिए इस मांग का। नीतीश कुमार को लेकर तैर रहे हैं कई सियासी सवाल। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश। फूलपुर सीट का समीकरण कुर्मी जाति का दबदबा रहता है। हालांकि नीतीश प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी रखते हैं, इनकार नहीं करते इससे, लेकिन फिर भी फूलपुर सीट पर नीतीश विचार विमर्श कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीनों लोकसभा चुनाव फूलपुर सीट से ही लड़े थे और चुनाव लड़ना नीतीश के पीएम बनने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। विपक्षी एकजुटता की जब तस्वीर सामने दिखाई देती है और संकेत क्या यहां से मिलते हैं, क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई थी वो अभी बिहार में जो सीएम नीतीश कुमार हैं उनके आवास पर ही हुई थी और अब कई सियासी सवाल तैर रहे हैं। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश। फूलपुर सीट का समीकरण कुर्मी जाति का दबदबा यहां बताया जाता है। हालांकि नीतीश प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से इनकार करते रहे, लेकिन फिर भी फूलपुर सीट पर नीतीश विचार विमर्श कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीनों लोकसभा चुनाव फूलपुर सीट से ही लड़े थे। फूलपुर सीट से चुनाव लड़ना नीतीश के पीएम बनने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। और इसी के साथ आज न्यूज़ प्लस खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया।